हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने एक नए मार्केट फॉर्म के बारे में जिसका नाम है ओलिगोपॉली। तो आप फटाफट से अपनी बुक्स निकाल सकते हो, अपने रजिस्टर निकाल सकते हो, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है ओलिगोपॉली के बारे में। ओलिगोपॉली ये वर्ड हो सकता है आप में से कई बच्चों ने शायद प्रैक्टिकल जीवन में सुना हो, या अगर आप कभी कोई इकोनॉमिक न्यूज या बिजनेस न्यूज सुनो तो ये ओलिगोपॉली वर्ड काफी चलता है वहां पर। ये ओलिगोपॉली वर्ड आखिर है क्या? तो आपने कभी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री देखी है या सुना है उसके बारे में? कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर बच्चों दो सबसे बड़े फर्म्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक है कोका कोला लिमिटेड और एक है पेप्सिको। ये दोनों ही पूरे दुनिया की जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है उसका मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखते हैं। इस मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे सेलर्स नहीं दिखाई देते, यहां पर हमेशा थोड़े से सेलर्स होते हैं। या मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री। भारत की अगर मैं बात करता हूं, एयरटेल, जियो, इन दोनों के पास ही मेजॉरिटी मोबाइल की टेलीकॉम सर्विसेज हैं जो भारत में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आइडिया हो गया या एक दो और हो गए। इस तरह के मार्केट को ओलिगोपॉली कहा जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बारे में हम डिटेल में फीचर अपने साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको मीनिंग दे रखा है। अगर हम मीनिंग की बात करें, ओलिगोपॉली इज अ मार्केट। ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट है वेयर इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ए कमोडिटी इज सो स्मॉल दैट एवरी सेलर हैज ए परसेप्टिबल इफेक्ट ऑन अदर एंड इन्फ्लुएंसेस द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री एटसेट्रा। आप अपने समझने के लिए बच्चों कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को हमेशा माइंड में रखना। तो आप उसके बारे में अच्छे से अगर सोचोगे तो ऑटोमेटिकली ओलिगोपॉली समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री क्योंकि कोको कोला या पेप्सी, इससे हम सब फेमिलियर ज्यादा हैं। हम इनके एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं और बचपन से इनके बारे में सुना है। इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री जो होता है वो ओलिगोपॉली को समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। तो अब इसके एक एक फीचर में फिट करके देखते हैं कि कैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर एक एक फीचर इसका फिट हो सकता है और ओलिगोपॉली के आखिर फीचर होते क्या हैं। सबसे पहला फीचर है बच्चों फ्यू सेलर्स। फ्यू का मतलब हो गया थोड़े से, और सेलर्स मतलब जो बेचते हैं। माना यह जाता है कि ओलिगोपॉली के अंदर आमतौर पे 2 से लेके 10 तक ही सेलर्स होते हैं। भाई किसी इंडस्ट्री में हो सकता है खाली 2 ही सेलर्स हों, है ना, 2 ही लोग हों जो सामान बेच रहे हो। किसी मार्केट में हो सकता है सिर्फ 3 ही लोग हों जो सामान बेच रहे हो। किसी मार्केट में हो सकता है 5 लोग हों या 9 लोग हों या 10 लोग हों। इस तरह के मार्केट को हम ओलिगोपॉली कहते हैं, जहां पे सेलर्स बहुत कम होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स इन एन ओलिगोपॉली मार्केट। द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो स्मॉल that each and every seller is affected by the activities of others and each producer has substantial portion of output in the industry। इस लाइन का मतलब बता देता हूं बच्चों आपको। अगर हम कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये पूरी दुनिया जिसमें कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली 2 कंपनियों का शेयर है, मान लेते हैं 50-50। पेप्सी को आधी दुनिया कवर कर लेता है और कोका कोला मान लेते हैं बची हुई आधी दुनिया कवर कर लेता है। तो अब ओलिगोपॉली इंडस्ट्री के अंदर हमने मान लिया कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में 2 फर्म्स हैं, एक पेप्सिको और एक कोका कोला लिमिटेड, जो पूरी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई कर रही हैं। अब अगर इसमें से किसी एक फर्म को हम हटा दें, या एक फर्म कुछ दिनों के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर ले, या एक फर्म आउटपुट रोक दे, तो इसका मतलब दुनिया में आधी कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई रुक जाएगी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि ईच प्रोड्यूसर हैज सब्सटैंशियल पोर्शन। सब्सटैंशियल मतलब कि काफी ज्यादा पोर्शन ऑफ आउटपुट इन द इंडस्ट्री, यानी कि हर प्रोड्यूसर का इंडस्ट्री के आउटपुट में काफी ज्यादा प्रोपोर्शन होता है आउटपुट का। जैसा कि आप यहां पर
इस एग्जाम्पल में भी सोच सकते हो। तो अगर कोका कोला लिमिटेड कह दे कि कुछ दिनों के लिए कोल्ड ड्रिंक बंद, तो आधी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई कम हो जाएगी। या अगर पेप्सी को कह दे कुछ दिनों के लिए कि पेप्सी की आउटपुट बंद, तो आधी दुनिया पे कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक का आउटपुट कम हो जाएगा। तो इस लाइन का यही मतलब है कि हर प्रोड्यूसर का काफी बड़ा योगदान होता है इंडस्ट्री के आउटपुट में। देयरफॉर इट पोजेसेस अ लार्ज डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। इस लाइन का क्या मतलब होता है बच्चों? मोनोपोली किसे बोलते हैं? मोनोपोली पावर कहा जाता है एक सिंगल सेलर वाली शक्ति को। सिंगल सेलर मतलब कि मान लेते हैं पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ मैं अकेला बेचने वाला हूं, तो मेरा यहां पर राज चलेगा, मैं यहां का किंग हूं, क्योंकि किसी को भी अगर सामान खरीदना है तो खाली मेरे पास ही मिलेगा, मैं ही अकेला सामान बेचने वाला हूं। इस तरह की शक्ति को, इस तरह की पावर को मोनोपोली पावर कहते हैं। तो ओलिगोपोली के अंदर भी काफी हद तक फर्म के पास मोनोपोली वाली पावर होती है। इमेजिन करो कोका कोला लिमिटेड, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनियों में से एक, अगर वो ये बोल दे कि भाई कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई हम रोक रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? आधी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई रुक जाएगी, लोग भी कितने परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी कंपनी के पास मोनोपोली पावर होती है, यानी उसके पास काफी ज्यादा शक्ति होती है। तो इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे। फ्यू सेलर्स, तो ओलिगोपोली का पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है फ्यू सेलर्स, यानी थोड़े से ही सेलर्स होंगे। मुद्दे की बात बता देता हूं, थोड़े से ही सेलर्स होंगे जिनकी शक्तियां काफी होंगी, इसीलिए इनको डोमिनेंट भी बोला जाता है, फ्यू डोमिनेंट फर्म्स। तो थोड़ी सी ही फर्म्स होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी या 10 होंगी, लेकिन उनके पास काफी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आउटपुट रहता है। तो इस तरह के फर्म को कहते हैं, इस तरह के मार्केट को ओलिगोपोली। सेकेंड फीचर इंटरडिपेंडेंस। पहले सिंपल डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? मान लेते हैं आप और मैं, हम 2 व्यक्ति हैं। इंटरडिपेंडेंस किसे बोलते हैं? कि कहीं ना कहीं आप मुझ पर निर्भर हो और कहीं ना कहीं मैं आप पर निर्भर हूं। इस चीज को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? कि आप किसी पर डिपेंड करते हो, आप किसी पर निर्भर करते हो। इंटरडिपेंडेंस मतलब 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरडिपेंडेंस का डिक्शनरी मतलब तो ये है। अब देखो इसे अब ओलिगोपोली में फिट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस अमंग इट्स फॉर्म्स। पहली चीज तो ये कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का। द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो स्मॉल इन दिस मार्केट and each of these firms contribute a significant portion of the total sales। ये लाइन हमने पहले ही पढ़ ली, समझ ली थी ऊपर। As a result, when any one of them undertakes any measure to promote its sale, it directly affects other firms and they also immediately react। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में इसको कोट जरूर करना अगर इंटरडिपेंडेंस का पॉइंट लिख रहे हैं तो। अब इसका मतलब क्या है? हमने बच्चों देखा कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली 2 ही कंपनियां हैं, कोका कोला और पेप्सी। अब ये एक दूसरे पर क्यों इंटरडिपेंडेंट हैं ये देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कंपनी, मान लेते हैं कोका कोला, कुछ डिसीजन लेती है। वो कहती है यार अब से हम अपनी 300 ml वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, जो भी आती है, उस बोतल के प्राइजेस को कम कर देते हैं। दिवाली ऑफर के नाम पे हम उसको कम कर देते हैं, ऐसे दिखा देंगे कि 12 रुपए की बजाय अब 10 रुपए में मिल रहे, कुछ भी अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। या हम एक काम करते हैं, हम सलमान खान को साइन कर लेते हैं अपने पास प्रमोशन के लिए। ऐसा इन्होंने कोई भी टैक्टिक्स अपनाया। तो अब देखो, एक कंपनी कोई भी डिसीजन जो लेती है उसका सीधा अफेक्ट पड़ता है दूसरी कंपनी पर भी। अब पेप्सिको को पता है कि यार अगर मार्केट में कोका कोला वाले ने अपनी सेल्स प्रमोशन ज्यादा करी और उन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया तो हमारी सेल कम हो जाएगी, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। तो इनका लिया हुआ कोई भी डिसीजन तुरंत
इनको प्रभावित कर देता है और ये सोचते हैं कि अब हमें भी कुछ ना कुछ डिसीजन या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम उनके डिसीजन से नेक टू नेक अपने आप को रख सके। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, अगर आप पढ़ो दोबारा से, when any one of them undertakes any measure to promote its sale, it directly affects other firms and they also immediately react। तो इसका मतलब एक फर्म जो डिसीजन लेती है वो दूसरे फर्म को तुरंत प्रभावित कर देता है और दूसरा फर्म भी कुछ ना कुछ इमीडिएटली फिर रिएक्ट करता है। तो आई होप पहले आपको यहां तक समझ आया होगा। अच्छा, और देखते हैं, अब देखो उसके बाद लिखा है हेंस एवरी फर्म डिसाइड्स इट्स पॉलिसी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ इट्स राइवल फर्म्स। इस लाइन का क्या मतलब है? मुझे पता है कि मेरे अलावा सिर्फ पेप्सी कंपनी और है, मैं कोका कोला हूं और ये पेप्सी है, तो मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये दिमाग में रखता हूं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरा राइवल क्या डिसीजन लेगा, उसका पॉसिबल रिएक्शन क्या होगा। अगर हमने सलमान खान को अपना कैंपेन में साइन कर लिया तो वो किसको कर सकते हैं, उनका कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वो क्या टैक्टिक्स अपनाएंगे। यानी मुझे सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो एक फर्म डिसीजन लेने से पहले दूसरे राइवल के भी पॉसिबल रिएक्शंस के बारे में सोचती है। तो समझ रहे हो, मेरे डिसीजन उस पर भी निर्भर कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो क्या करेगा, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ हम दोनों फर्म्स हैं। इस चीज को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, यानी मेरे डिसीजन कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित हो रहे हैं या उसको सोच के मैं अपने डिसीजंस ले रहा हूं, तो इसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इसी तरह पेप्सी वाला भी सोचेगा यार उसने ये कर दिया, उसने तो शाहरुख खान को या सलमान खान को साइन कर दिया, उसने 10 रुपए कर दिया प्राइस, हम क्या करें, और अगर हम कुछ डिसीजन लेंगे तो वो क्या करेगा। तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री में जो दो फर्म्स होती हैं उनके डिसीजन एक दूसरे को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसी चीज को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। 10 एवरी फर्म इज अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर फर्म्स। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो ना टेक्निकल लैंग्वेज, आप खाली ये लाइन भी जरूर लिख देना। ये लाइन तो बड़ी सिंपल है कि हर फर्म अफेक्ट होती है दूसरी फर्म की गतिविधियों से, इस चीज को इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। एंड इट अफेक्ट्स अदर्स ऑल्सो, और वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। दिस इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, और इसी चीज को इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। तो एक बार क्विकली रिकैप लगाते हैं। ओलिगोपॉली यानी कि माइंड में क्या सोचना है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। यहां पर बहुत सारे फर्म्स नहीं होंगे, यहां पर सिर्फ थोड़े से फर्म्स होंगे, लेकिन उनके पास ताकत बहुत होगी, उनके पास कंट्रोल बहुत होगा, उनके पास मोनोपोली पावर्स भी काफी होंगी। पहला फीचर फ्यू फर्म्स, वो समझ गए। दूसरा फीचर इंटरडिपेंडेंस, कि एक फर्म का डिसीजन या एक फर्म की गतिविधि दूसरी फर्म्स को प्रभावित करेंगी और दूसरी फर्म्स की गतिविधि भी हमें प्रभावित करेंगी। तो दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस। तीसरा फीचर बहुत ही बेहतरीन फीचर है ओलिगोपॉली का, इनडिटरमिनेटनेस। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से लिखना है एग्जाम में। इनडिटरमिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व बच्चों इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसको इनडिटरमिनेट भी कहा जाता है। इनडिटरमिनेट का मतलब जिसे डिटरमाइन ना करा जा सके, जिसके बारे में पता लगाया ना जा सके, उसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट। तो सर ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट क्यों होता है? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आपको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम लेता हूं। इस डिमांड कर्व को आप देख रहे हो जो मैंने अभी बनाया, इस डिमांड कर्व को बोलते हैं फ्लैटर डिमांड कर्व। फ्लैटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर आप देखोगे अभी इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। और एक डिमांड कर्व और बनाता हूं जो बाद में बनाया, इस डिमांड कर्व को बोलते हैं स्टीपर। इस स्टीपर की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। मतलब अगर इसके मुझे सिंबल देने हो तो इस पॉइंट से पहले वाला जो डिमांड कर्व मैंने बनाया उसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने बोला ग्रेटर देन 1, वो फ्लैटर है।
और इस पॉइंट के बाद जो डिमांड कर्व मैंने बनाया उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, यानी कि वो स्टीपर है। अब ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व जो होता है उसको हम कह रहे हैं इनडिटर्मिनेट। पहली चीज तो ये कि आपको ये टर्म याद रखना है, इनडिटर्मिनेट, यानी जिसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, बड़े ध्यान से सुने। मान लेते हैं 10 रुपए के प्राइस पर कोका कोला वाला 100 यूनिट्स बेच रहा है। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100 यूनिट्स, ठीक है। अब कोका कोला वाले ने क्या सोचा, कोका कोला वाले ने सोचा यार एक काम करता हूं, 10 रुपए का प्राइस है ना, इसको मैं कम कर देता हूं और 7 रुपए कर देता हूं। तो इसने प्राइस कम कर लिया, इसने कर दिया 7 रुपए। और ये क्या ख्वाब देख रहा है, ये क्या सपने देख रहा है, यार मैं 10 का प्राइस 7 कर दूंगा अपनी कोल्ड ड्रिंक का और सारी दुनिया फिर तो पेप्सी छोड़कर मेरी कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देगी, फिर तो मेरी कोल्ड ड्रिंक की सेल डबल हो जाएगी। ये कोक वाले ने सोचा। लेकिन जैसे ही कोक अपने प्राइस को 10 से घटाकर 7 करता है बच्चों, पेप्सी वाला भी तुरंत समझ जाएगा, अच्छा वो चालाकी कर रहा है, वो 10 की 7 में बेच रहा है। पेप्सी वाला भी तुरंत अपनी पेप्सी के प्राइस को 10 से करके कम 7 कर देगा, वो भी चला के वो भी कर देगा। तो अब देखो इसका इफेक्ट समझना बहुत ध्यान से, थोड़ा बिजनेस साइकोलॉजी समझना। कोक वाला सोच रहा था कि मैंने जैसे ही प्राइस कम करा तो मेरी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा होगा कुछ नहीं, क्योंकि पेप्सी वाला भी चालू है, वो भी कम कर देगा। तो कोक वाले की क्वांटिटी जो बढ़ेगी ना, वो बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। देख रहे हो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, बहुत थोड़ा सा, इतना चेंज नहीं आएगा जितना कोक ने सोचा था। क्योंकि कोक वाला अकेला दिमाग थोड़ी ना लगा रहा है, पेप्सी वाला भी सोचता है कि अगर इसने अपनी कोल्ड ड्रिंक के दाम को 10 से 7 कर दिया तो पेप्सी वाला भी अपनी कोल्ड ड्रिंक के दाम को 10 से 7 कर देगा। तो इसका बेनिफिट फिर कोक को मिलेगा नहीं जितना कोक ने सोचा था। इसीलिए ओलिगोपॉली के अंदर डिमांड कर्व बड़ा स्टीपर सा होता है, जो मैंने आपको यहां पर बनाया, बड़ा स्टीपर सा होता है ऐसा। अब दूसरी कहानी बताता हूं। अगर कोक वाला अपनी कोल्ड ड्रिंक के प्राइस को 10 से बढ़ाकर मान लेते हैं 11 कर दे, फॉर एग्जाम्पल, उसने 10 से बढ़ाकर अपनी कोल्ड ड्रिंक के प्राइस को कर दिया 11, तो पेप्सी वाला पता है क्या सोचता है, कहता है पेप्सी वाला इसने अपनी कोल्ड ड्रिंक 1 रुपए महंगी कर दी है, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अब ग्राहक को दिखेगा कि यार कोक तो मिल रही है 11 रुपए की और पेप्सी मिल रही है 10 रुपए की, तो ग्राहक तो हमारी पेप्सी खरीदेगा। तो पेप्सी वाला ये ट्रिक अपनाता है। तो अगर कोक वाले ने अपने कोल्ड ड्रिंक के प्राइस 10 से बढ़ाकर 11 कर दिए तो उसका देखो परिणाम, देखो क्या होगा। उसका परिणाम ये होगा कि अब कोक वाले की जो डिमांड है, क्वांटिटी है, वो तुरंत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देख रहे हो, तो उसने अगर प्राइस हल्का सा भी बढ़ाया, कोक ने अगर प्राइस को जरा सा भी इंक्रीज कर दिया, तो उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो आप यहां पर देख रहे हो। तो इसीलिए इस डिमांड कर्व को बोलते हैं इलास्टिक, कि ये बहुत इलास्टिक है। अब ये कहानी मैंने आपको समझा दी, ये कहानी हालांकि आपकी किताब में भी नहीं है। क्यों समझा दी, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मैं पूरी कहानी को इकट्ठा जोड़ लेता हूं। इतनी बड़ी कहानी में आपको मैंने ये बता दिया कि भाई डिमांड कर्व स्टीपर भी है, आप समझ गए लॉजिक, हां सर। मैंने ये बता दिया डिमांड कर्व फ्लैटर भी है, आप समझ गए लॉजिक, हां सर। तो जब हम कह रहे हैं डिमांड कर्व स्टीपर भी है, डिमांड कर्व फ्लैटर भी है, तो ये एक शेप होती है बच्चों, शायद कई बच्चों को ना पता हो, इस तरह की शेप को किंक कहा जाता है। वैसे किंक मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन सी है, वो बीच में कहीं टूट सी गई या मुड़ गई, ब्रेक हो गई, उसे किंक कहते हैं। तो अगर आप इस डिमांड कर्व को देखो तो ये एक ऐसे और ऐसे बन रहा है, इट इज अ किंक। तो इसीलिए ओलिगोपॉली के डिमांड कर्व को किंक्ड डिमांड कर्व कहा जाता है।
इसीलिए ओलिगोपॉली डिमांड कर्व को किंक्ड डिमांड कर्व कहा जाता है, ठीक है ना। और हम इसीलिए ये पढ़ते हैं कि ओलिगोपॉली के डिमांड कर्व को अनुमान लगाना मुश्किल है, यानी इनडिटर्मिनेट कह देते हैं। तो दिस इज द होल कहानी कि ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट क्यों है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्टीपर हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फ्लैटर हो जाता है। कई बार प्राइस बहुत कम करने पर भी क्वांटिटी जरा सी बढ़ेगी, कई बार प्राइस थोड़ा सा बढ़ाते ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह के डिमांड कर्व को हम बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट, और आगे जाके आप पढ़ोगे इसे बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो देखो ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं अंग्रेजी के अंदर, एक बार पढ़ते हैं। इन एन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट व्हेन ए फर्म लोअर्स इट्स प्राइस, देखो अगर कोक वाले ने अपने दाम कम करे टू प्रमोट्स इट्स सेल, इट अफेक्ट्स अदर फर्म ऑल्सो, पेप्सी भी सोचेगा। हेंस एज अ रिएक्शन राइवल फर्म यानी कि पेप्सी ऑल्सो स्टार्ट टू रिड्यूस देयर प्राइसेस, तो पेप्सी वाला भी अपने प्राइस कम कर लेगा, कहेगा अच्छा कोक ने 7 रुपए कर लिया है तो पेप्सी कहेगा मैं भी 7 कर लूंगा। इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट फर्म may not be able to increase its sales as much as it has assumed at the time of reducing the price। तो इतनी कहानी समझे, इतनी कहानी कौन सी है, ये वाली जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी कि कोक ने प्राइजेस कम कर लिए ये सोचकर कि हमारी क्वांटिटी तो बहुत बढ़ जाएगी, हमारी तो सेल डबल हो जाएगी। लेकिन नहीं, जैसे ही कोक वाले ने अपने दाम कम करे पेप्सी वाला भी अपने दाम कम कर लेता है, और हमारी क्वांटिटी फिर ज्यादा नहीं बढ़ पाती, बहुत ही थोड़ी सी बढ़ पाती है। ये लिखा है हाउ मच वुड बी द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट व्हेन ए फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ इट्स राइवल फर्म। मतलब मेरी डिमांड कितनी बढ़ेगी ये निर्भर करता है कि मेरी राइवल फर्म क्या प्राइस रख रही है इस बात पर। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म इज इनडिटरमिनेट। तो ये कह रहा है कि हमारा राइवल कैसे रिएक्ट करेगा ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते ढंग से, तो इसीलिए हम अपने डिमांड कर्व के बारे में भी अनुमान नहीं लगा सकते, और इसीलिए हमारा डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट है। समझ आई पूरी कहानी को अगर जोड़ के देखो तो ये कहानी ये कह रही है कि अगर मैं कोका कोला कंपनी हूं और मैं दामों को कम करता हूं तो मेरी क्वांटिटी बहुत बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पेप्सी वाला भी प्राइस कम करेगा। और वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो किस पॉसिबल वे में रिएक्ट करेगा, ये हम नहीं पता लगा सकते। तो इसीलिए हम अपने डिमांड कर्व के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं होते, इसीलिए हमारा डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट होता है। तो इस पॉइंट को बच्चों आप मार्क करके लिख लेना, 3 मार्क्स। ये एग्जाम में हमसे 3 नंबर में पूछता है, तो आप ये कहानी वहां पे चिपका देना। चलो तो समझ आया। उसके बाद 4th फीचर ग्रुप बिहेवियर। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। ग्रुप बिहेवियर इसका मतलब कई बार ओलिगोपॉली में जो फर्म्स होती हैं वो एक ग्रुप की तरह भी बिहेव करती है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं। समटाइम्स इन एन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट फर्म्स एंटर इनटू अ कोल्यूजन एंड वर्क एज अ ग्रुप। ये अभी आगे भी आएगा वैसे पॉइंट। थ्रू दिस अरेंजमेंट these firms try to maximize their earnings, but sometimes it is seen that a particular firm breaks this arrangement in order to increase its share. Then these firms start to work independently. We cannot say anything with certainty in oligopoly whether firms would work as a group through mutual agreement or they would act as independent units. तो बच्चों अभी आगे एक पॉइंट आएगा। कई बार ओलिगोपॉली फर्म्स क्या करती हैं, चालाकी करती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं। मान लो कोका कोला और पेप्सी दोनों
पर्दे के पीछे दोनों मिल बांट के ये डिसीजन लेते हो, ये करते हो कि यार एक काम करते हैं, पूरी दुनिया में हम दोनों ही तो कोल्ड ड्रिंक बना के बेच रहे हैं, एक काम करते हैं हम दोनों मिलके ही अपने अपने प्रोडक्ट के ही दाम बढ़ा लेते हैं, कल से कोल्ड ड्रिंक दोनों ही 100 रुपए की बेचेंगे। तो ग्राहक के पास अब तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो कोक खरीदेगा या पेप्सी खरीदेगा, और पता चला कोक भी 100 की है, पेप्सी भी 100 की है, तो दोनों के मजे आ रहे हैं। तो कई बार पर्दे के पीछे ओलिगोपॉली फर्म्स क्या है, मिल जाती हैं, वो इकट्ठे मिलकर एक बन जाती है। कहते हैं ना अनेकता में एकता शक्ति होती है। भाई दोनों अलग अलग रहेंगे, लड़ाई करेंगे, तू उससे लड़ेगा वो उससे लड़ेगा, दोनों प्राइस कम करेंगे। तो दोनों ने क्या सोचा, यार एक काम करते हैं हम दोनों मिल जाते हैं। पर्दे के पीछे लोगों को लगेगा अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो राइवल्स हैं, और दोनों जने मिलजुल के ज्यादा दामों पर अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। पेप्सी अपने 100 रुपए की बेच रही है, कोका कोला भी 100 रुपए की बेच रही है, कस्टमर को तो दोनों में से कोई एक वैसे भी खरीदनी ही है, तो दोनों के मजे आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं कॉल्यूजन होना, मिलजुल के काम करना, ग्रुप बिहेवियर। लेकिन कई बार ओलिगोपॉली सोचती है, फर्म सोचती है कि नहीं, मिलना क्यों, किसी से मिलके क्या फायदा, हम खुद बड़े बनेंगे, तो वो नहीं मिलते। तो ओलिगोपॉली किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसमें मिलजुल के भी काम हो रहा हो सकता है, और उसमें इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह भी काम हो रहा हो सकता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा दोबारा। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट नहीं, क्योंकि ये भी आगे आने ही वाला है। इसके बाद फीचर नंबर 5, फीचर नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो एक बार परफेक्ट कंपटीशन से कंपैरिजन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन याद है बच्चों, वेजिटेबल मार्केट वाला, सब्जी वाला, क्या वहां पर कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी? नहीं, मना करा था ना भाई, सब्जी वाले का टीवी पे ऐड थोड़ी ना आता है कि आज शाम को आइए हमारी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, आज आपको मिलेंगे लाल लाल टमाटर, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ओलिगोपॉली फर्म्स के अंदर या ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर आप देखो, जियो मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप देखो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, कितने भयंकर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, इनकी कितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, सब कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कितने कितने रुपए इनको दिए जाते होंगे। तो इसका मतलब ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। तो मतलब इसमें लिखा है, इट इज ऑफन सीन इन ओलिगोपॉली फर्म्स दैट इंस्टेड ऑफ प्राइस कंपटीशन दे टेक अप नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ये क्या मतलब है सर, ये किस बला का नाम है, प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन? ध्यान से सुनना बच्चों, दो तरह की लड़ाइयां होती हैं फर्म्स के बीच में। पहली फर्म कहती है दूसरी से, अच्छा ये 100 रुपए का सामान बेचता है, तो ये कहती है ग्राहक से हम 90 का देंगे। फिर दूसरी वाली कहती है अच्छा इसने 90 कर दिया है, हम 80 का देंगे। फिर पहली कहती है अच्छा तू 80 करेगी तो आज से हम 70 का देंगे। फिर दूसरी कहती है अच्छा तू 70 का बेचेगा सामान, तो आज से हम बेचेंगे 60 का, ये ले। पहला कहता अच्छा अब तू 60 का बेचना चाह रहा है, तो हम आज से बेचेंगे 50 का। तो देख रहे हो बच्चों, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। किस चीज को लेकर लड़ाई चल रही है? दामों को लेकर लड़ाई चल रही है। इसे बोलते हैं प्राइस वॉर। दिस इज नोन एज प्राइस वॉर। ये ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं प्राइस के बलबूते, दाम के बलबूते, कि भाई तू बेचेगा 100 का तो मैं देख 90 का बेच रहा हूं, मेरा सस्ता है, ग्राहक मेरे पास आ जाएगा। तो पहला कहता है अच्छा तू 90 का बेच रहा है तो ये ले, मैं 80 का बेच दूंगा, अब तो ग्राहक मेरे पास आएगा। तो ये ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्राइस की लड़ाई करते हैं। तो दिस इज नोन एज प्राइस कंपटीशन, या इसे बोलते हैं प्राइस वॉर। लेकिन ओलिगोपॉली वाले बड़े चालाक होते हैं, उन्हें पता है, ध्यान से सोचो बच्चों, बिजनेस ऐसा करने से दोनों का नुकसान है। मान लो ये दोनों यहां पे आके रुक गए, इन्होंने कहा ठीक है चलो अब नहीं, तो क्या हुआ, इसका 100 का बिक रहा था, अब ये 30 पे आ गया, वो 20 पे आ गया, क्या फायदा हुआ? दोनों का नुकसान हुआ। तो ये कहते हैं नहीं, हम कभी भी प्राइस की लड़ाई नहीं करेंगे यार, दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान है। क्यों ना ग्राहक को ही बेवकूफ बनाया जाए। तो कैसे बनाते हैं बेवकूफ?
बेवकूफ इन द सेंस कि भैया अपना नुकसान नहीं करते, तो ये कहते हैं भाई देख प्राइस की लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों का 100 है 100 है, प्राइस की लड़ाई नहीं होगी। तो प्राइस की लड़ाई ना होने को कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। ये प्राइस को लेके लड़ेंगे नहीं, प्राइस को लेके तो छोटे नर्सरी के बच्चे लड़ते हैं कि तू 100 का बेच रहा है, चल मेरी दुकान में तो 90 का है ना। ये तो कोई गली नुक्कड़ के पनवाड़ी करते हैं सब काम। ये सब कोका कोला पेप्सी थोड़ी ना करेंगे, उनपे थोड़ी ना शोभा देता है कि वो कह रहा है कि मैं 100 का तो तू 90 का। नहीं, वो प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, और वो होता है सीधा सीधा एडवर्टीजमेंट के जरिए। वो सीधा होता है अपने अपने एड्स के जरिए। एड्स में करो लड़ाई जो करनी है। इसने कर लिया मान लो सलमान खान को साइन, तो ये कर लेगा शाहरुख खान को साइन। ये अपने एड्स डालेगा अलग अलग टीवी चैनल्स पर, अलग अलग मूवीज के बीच में, तो ये भी अपने एड्स डालेंगे अलग अलग टीवी चैनल, अलग अलग मूवीज के बीच में। ये टाई अप्स कर लेंगे सबवे के साथ, तो ये टाई अप कर लेगा मैकडोनल्ड के साथ। ये टाई अप कर लेगा किसी और के साथ, तो ये टाई अप कर लेगा किसी और के साथ। ये किसी बड़ी कंपनी को पकड़ लेगा, टाटा को, तो ये इन्फोसिस को पकड़ लेंगे। मतलब कि प्राइस को लेके लड़ाई नहीं होगी, दामों के बीच की लड़ाई नहीं होगी। बाकी कुछ भी करो, अपना ऐड करो, अपने प्रमोशंस करो, ऑफर निकालो, कुछ भी करो, प्राइस को लेके लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे ये लोग। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह के कंपटीशन को कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये यहां पर लिखा है कि दे टेक अप नॉन प्राइस कंपटीशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड प्रॉफिट। अब पढ़ो आगे ध्यान से। अंडर नॉन प्राइस कंपटीशन दे मेक यूज ऑफ पब्लिसिटी, selling techniques for increasing the sales of their product. This increases their expenditure on publicity and sales. अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया, शाहरुख खान को साइन कर लिया, खर्चे बढ़ रहे हैं. This cannot be much beneficial to the society because its ultimate burden fall on the consumer. आपको फैक्ट बताऊं, जो कोल्ड ड्रिंक हम खरीद रहे हैं मान लो 10 रुपए की, वो कंपनी को कितने रुपए की बन के तैयार हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग? मुश्किल से 90 पैसे में, या 1 रुपए मान लो, चलो राउंड फिगर, 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हम खरीद रहे होते हैं 10-15 रुपए की। क्यों? कंपनी को अपने ये सब खर्चे कहां से निकालने हैं? अल्टीमेटली कंज्यूमर से। तो यही इस पॉइंट में लिखा है कि कंपनियां नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं, एडवर्टीजमेंट पे, पब्लिसिटी पे जम के खर्चा करती हैं, है ना। आईपीएल हो रहा है तो साहब स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला, कहीं भी हो रहा है स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी, ये खर्चे कर रही है ना कंपनी, तो उसका अल्टीमेट बर्डन तो हमारे ही कंधों पर आएगा। ओ, तो सर बस अब से कोल्ड ड्रिंक बंद। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 6th फीचर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सर ओलिगोपॉली में कैसा प्रोडक्ट होता है? जैसे हमने बहुत पहले परफेक्ट मार्केट में पढ़ा था कि उसमें तो इसका आलू, उसका आलू, इसका आलू, सबका आलू एक जैसा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट थे। लेकिन ओलिगोपॉली के अंदर बच्चों कोई भी फिक्स तरह का नेचर नहीं है, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट तो सबका एक जैसा ही होगा, और हो सकता है हीट्रोजीनियस भी हो। हीट्रोजीनियस मतलब थोड़े से अलग अलग, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हो, है ना, थोड़ा सा बॉटल का शेप अलग होता है, कोका कोला वाले की पैकिंग अलग होती है, पेप्सी वाले की पैकिंग अलग होती है। तो ओलिगोपॉली के अंदर पढ़ो, ओलिगोपॉली फर्म्स मे सेल होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं या हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। मतलब या तो बिल्कुल समान होंगे या थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। सम ओलिगोपॉली फर्म्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। कुछ ओलिगोपॉली फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री या एलपीजी सिलेंडर, एंड दीज आर नोन एज, इन्हें बोलते हैं बच्चों प्योर या परफेक्ट ओलिगोपॉली। जबकि कुछ फर्म्स डिफरेंशिएटेड या हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जो हम बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, एंड दीज आर नोन एज इम्प्योर या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। तो ध्यान से देखना, ऑरेंज कलर का मतलब है कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचें उन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट ओलिगोपॉली या प्योर ओलिगोपॉली,
और जो ग्रीन कलर वाले हैं जो हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचती हैं उन्हें बोलते हैं हम इम्प्योर या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। तो मतलब ओलिगोपॉली के अंदर किसी भी तरह का सामान बेचा जा सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हीट्रोजीनियस भी हो सकता है, सिंपल। उसके बाद फीचर नंबर 7, फीचर नंबर 7 भी बड़ा मजेदार है। वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू फॉर्म्स टू एंटर। एक मार्केट था परफेक्ट वाला साहब, सब्जियां बेचना, उसमें पड़ा था फ्री एंट्री, कोई भी आ सकता है इस मार्केट में, कोई रोक टोक नहीं है। आपको कल सब्जी का ठेला लगाना लगा लो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, सोच सकते हो क्या आप टक्कर दे सकते हो कोका कोला को? क्या आप टक्कर दे सकते हो पेप्सिको को? क्या आप कल से शुरू कर सकते हो कि मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक बना के बाजार में बेचूंगा? बहुत मुश्किल है इस मार्केट में, इसीलिए नए फर्म्स का एंटर हो पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, वेरी डिफिकल्ट। ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 नंबर का पूछ लेता है। बहुत मुश्किल होता है, ना तो हमारे पास इतने ज्यादा पैसे, एक तो पैसा बहुत चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बनाना कोई आसान काम है। कई बार पेटेंट्स इशू आते हैं, कोका कोला वाले ने अपने फॉर्मूले का पेटेंट करवा रखा है, यानी उसके पास अधिकार है कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम ही कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। सेम फॉर्मूले से आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बना सकते, अब या तो किसी और फॉर्मूले से बनाओ। कई इश्यूज आते हैं, ह्यूज मशीनरी या कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार तो ये दोनों बड़ी फर्म्स ही मिलजुल के किसी छोटे को आने ही नहीं देती। वैसे इनके पास इतनी पावर होती है, मान लो इन्हें पता चला, कोका कोला को पता चला कि आपने अपने शहर में कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री खोलने का प्लान बना रहे हो, तो ये आ जाएंगी, आपको खा जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। इनकी सबकी सेटिंग होती है। तो इस मार्केट के अंदर नए फर्म का एंटर हो पाना बहुत 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 मुश्किल है। पढ़ो, अंडर ओलिगोपॉली generally there are few firms only and new firms cannot enter easily in the market because of many reasons like high capital requirement, पैसा बहुत चाहिए, patents issue etc. Only those firms enter the oligopoly market which are able to cross these barriers. कुछ ही फर्म्स इस मार्केट में आ सकती हैं जो ये सब बाधाएं पार कर पाए। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ह्यूज कैपिटल हो, और आपको पेटेंट मिले हुए हो मान लो सरकार की तरफ से, तब तो आप यहां पर एंटर कर सकते हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अब मजा देखो इस पॉइंट का। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफिकल्ट एंट्री फ्यू एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इस मार्केट में क्योंकि नया फर्म तो आ नहीं पाएगा, तो मैं अकेला कोका कोला और ये पेप्सी, और हमारे अलावा कोई है नहीं, तो हम यहां पे खूब प्रॉफिट्स कमाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है साधारण से बहुत ज्यादा, साधारण मतलब तो हो गया नॉर्मल, तो एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं हम, क्योंकि हमारे अलावा इस मार्केट में कोई है ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है तो या तो मुझसे खरीदो या इससे खरीदो, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। तो हम अपनी 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपको 10 रुपए की बेचते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यही लिखा है। तो 7th पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आया हो। उसके बाद है बस छोटा सा टाइप्स बेसिकली। तो टाइप्स वही है जो मैंने आपको पहले समझाया था, एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहला टाइप होता है ओलिगोपॉली का कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव का मतलब क्या बताया था कि मिलजुल के काम करना पर्दे के पीछे। तो पेप्सी और कोका कोला, क्या पता हमें भी ना पता हो, ये पर्दे के पीछे एक तरह काम करते हो, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। कहते हैं हम अपनी कोल्ड ड्रिंक का इतना प्राइस रखेंगे, इतनी ही कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे और कस्टमर्स को इतने रुपए की बेचेंगे। ये सब मिलजुल के करते हैं, क्या पता पर्दे के पीछे ये हकीकत हो। When the firms enter into agreement regarding a uniform price output policy to be pursued by them, it is called collusive oligopoly. The agreement may be either formal or secret. Collusions are of 2 main types, cartels and price leadership. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। मीनिंग यही है कि कई बार फर्म्स एग्रीमेंट कर लेती हैं प्राइस आउटपुट को लेकर कि भाई हम अपना दाम वो भी यूनिफॉर्म रखेंगे, मतलब आपस में सोच के रखेंगे,
आउटपुट यानी कितने डब्बे या कितने कोल्ड ड्रिंक बनानी है वो भी हम आपस में यूनिफॉर्म रखेंगे, सोच समझ के एक डिसीजन करेंगे और हम मिलजुल कर काम करेंगे। और हो सकता है इनका ये एग्रीमेंट सीक्रेट हो या ओपन मतलब फॉर्मल हो, कैसा भी हो सकता है। तो ये मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। और ये एक छोटा सा पॉइंट है कि कॉल्यूजन्स आमतौर पर कार्टेल के रूप में भी हो सकता है या प्राइस लीडरशिप के रूप में भी हो सकता है। कार्टेल का मतलब होता है जिसमें कुछ ग्रुप मिल जाते हैं और मिलकर वो एक की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है OPEC, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक मतलब ऐसे कुछ देश जो तेल को यानी कि ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास तेल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक कार्टेल बना लेते हैं। ये सब चारों पांचों देश मिल जाते हैं और कहते हैं पूरी दुनिया में किसी को भी अगर तेल चाहिए होगा तो वो हमसे ही लेगा। तो इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है, कॉल्यूजन बना लिया है, तो इसे बोलते हैं कार्टेल। OPEC, ओपेक के नाम से ये जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि इसमें ये एक संगठन बना लेते हैं और ये कहते हैं कि हम आपस में ही प्राइस को डिसाइड करेंगे, हम प्राइस को लीड करेंगे, हमारे हिसाब से प्राइस होगा। तो दोनों ने मिलजुल के डिसाइड कर लिया कि कल से कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए की बेचेंगे, तुम भी और हम भी मिलजुल के। तो इस तरह के भी कॉल्यूजन्स बन जाते हैं ओलिगोपॉली में, जिसे बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। अच्छा, हो सकता है कि फर्म कहे ना ना हम क्यों मिले, हम तो भैया अपने अपने काम करेंगे अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह। तो when firms in an oligopoly market freely compete with each other and do not enter into any agreement regarding price and output, it is termed as non-collusive oligopoly। यानी फर्म कहती है कि भाई हम तो अपना अपना काम करेंगे, हम एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो उसको बोल देते हैं नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। तो ये था बच्चों बेसिकली पूरा ओलिगोपॉली जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मीनिंग बड़ा सिंपल, फीचर्स याद रखो, उसी से मीनिंग बन जाएगा। फटाफट देखते हैं। थोड़े से सेलर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मोनोपोली शक्तियां होती हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मेरा डिसीजन उसे अफेक्ट करेगा, उसका डिसीजन मुझे अफेक्ट करेगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमांड कर्व। इनका डिमांड कर्व होता है इनडिटर्मिनेट, क्योंकि हम अपने राइवल के पॉसिबल रिएक्शन को अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम अपने डिमांड कर्व का भी अनुमान नहीं लगा सकते। चौथा ग्रुप बिहेवियर, वो आगे भी आ जाएगा। ग्रुप में मिलजुल के काम करेंगे तो कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली, अकेले अकेले काम करेंगे तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। पांचवा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, हम प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं करते, हम नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, यानी हम एडवर्टाइजमेंट्स के खर्चे करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बर्डन लेना पड़ता है। छठा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो प्योर ओलिगोपॉली या परफेक्ट ओलिगोपॉली कहेंगे, हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो इम्प्योर ओलिगोपॉली या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली कहेंगे। उसके बाद डिफिकल्ट एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, नए फर्म्स का यहां पर आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें पैसा ज्यादा चाहिए, पेटेंट्स के अधिकार भी शायद चाहिए, तो इसीलिए यहां पे ज्यादा फर्म्स नहीं होते। इसका फायदा मिलता है जो एग्जिस्टिंग फर्म्स पहले से हैं, तो वो कमाती हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। और सातवां वेरी डिफिकल्ट, और उसके बाद दो टाइप्स, कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव मतलब मिलजुल कर प्राइस और आउटपुट का डिसीजंस लेते हैं, और नॉन कॉल्यूसिव जो बिना मिलजुल के अकेले ही अपने कॉम्पीट करते हैं। तो ये था बच्चों पूरा डिस्कशन ओलिगोपॉली का और उसके फीचर्स का जो मुझे आपके साथ करना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बस ये एक बार आप रिवाइज कर लेना, बाकी ये टॉपिक हमारा फिनिश।